Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is generally accepted accounting principle. I'm your course instructor Dr. Muhammad Wajid Raza and the course is financial accounting. आज के लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। अब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, इस पे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि गैप की ज़रूरत क्यों है। देखिए जी, दुनिया में हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो क्रिकेट खेलना हो, चाहे वो रास्ते में गाड़ी चलाना हो, चाहे वो अदालत जाना हो, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अपने उसूल होते हैं। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप आईसीसी के अंडर आईसीसी रूल्स के तहत खेलते हैं, वो आपके रूल्स फार्मूलेट करते हैं और उससे आप तजावुज़ नहीं कर सकते। इस तरह ट्रैफिक में जब आप बाहर जाके गाड़ी चलाते हैं तो आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, उससे आप उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। इस तरह अगर आप बिजनेस करते हैं तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जिसको हम एसईसी बोलते हैं, वो आपके रूल्स बनाता है। तो ये रूल्स बड़े ज़रूरी होते हैं क्योंकि इन रूल्स की वजह से चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती हैं, हर एक चीज़ का अपना तरीक़ा वाज़ेह होता है और उसी की तरीके से लोग फिर वो काम करते हैं, इसमें फिर तज़ाद या कॉन्ट्रास्ट नहीं आता। इसी तरह से अकाउंटिंग भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। ये पूरी दुनिया के जो कंपनीज़ हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करते हैं, उनको समराइज़ करते हैं, उनको फिर कम्युनिकेट करते हैं, जिससे फिर लोग बहुत अहम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए भी एक ख़ासे पेचीदा और बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स बनाए गए हैं। उन रूल्स को हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को नॉर्मली GAAP कहते हैं। सो गैप रेफर टू अ कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर दैट कंपनीज एंड देयर accountant must follow when they compile their financial statement. GAAP is a combination of authoritative standards set by policy board and the commonly accepted ways of recording and reporting accounting information. GAAP improves the clarity of the communication of financial information. और यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि गैप may not be contrasted with pro forma accounting and with the IFRS standards which are both considered to be non-GAAP. अब जैसे मैंने पहले बताया, गैप क्या चीज़ है, ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो पूरी दुनिया में जहाँ पर भी अकाउंटिंग हो रही है वो अकाउंटेंट इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और इन्हीं की रोशनी में वो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि एक होता है प्रोफार्मा अकाउंटिंग, वो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, और एक होता है IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये भी अकाउंटिंग के लिए स्टैंडर्ड्स हैं जो बनाए गए हैं। तो ये प्रोफार्मा अकाउंटिंग और IFRS को गैप के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये दो अलग स्टैंडर्ड है जो अगर इंशाल्लाह के टाइम मिला तो इन पे हम डिटेल से बात करेंगे। अब गैप बनाता कौन है? जैसे क्रिकेट के रूल्स आईसीसी बनाता है, तो गैप कौन बनाता है? तो देयर आर मेनली 3 बॉडीज: फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। ये इदारे हैं जो आपके अकाउंटिंग के रूल्स बनाता है और फिर इनको वो इम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज व्हाई वी नीड गैप। हमें गैप की ज़रूरत क्यों है? तो अगर इन केस आपके पास जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं हो तो उस वक्त हो सकता है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में या फिर मुख्तलिफ कंपनीज में अकाउंटेंट अपनी मर्जी से रिकॉर्ड मेंटेन करें, वो जिस तरह से वो आसान समझे उसी तरीके से मेंटेन करें। अब इसमें फ़ायदा तो ये होगा कि अकाउंटिंग जिस तरह मर्जी चाहे अपने कंपनी का रिकॉर्ड मेंटेन करे, उसको पता चलेगा। लेकिन फिर इसमें मसला आता है कंसिस्टेंसी का, कि जो आम इन्वेस्टर्स है उनको रिकॉर्ड समझने में फिर मुश्किल होगी, क्योंकि लोग एक तरह से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे, उनके प्रिंसिपल्स एक तरह से उस तरह से फॉलो नहीं हुए होंगे, वो जो रिपोर्टिंग करते हैं उसमें भी उन्होंने प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए होंगे। तो फिर इसमें कंसिस्टेंसी के ना होने की वजह से आम पब्लिक को या फिर इंस्टीट्यूशंस को या फिर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है उनको इसके समझने में बड़ी दिक्कत पेश आएगी। फिर वो हर एक को समझने के लिए उसको इन डेप्थ स्टडी करेगा। गैप के होते हुए आसानी ये है कि उन्होंने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया है। आप चाहे जिस भी कंपनी का रिकॉर्ड उठाएं, वो उन्हीं प्रिंसिपल्स के तहत काम कर रहे होते हैं, इसलिए हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, कौन सा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ और किस शेप में मिलेगी। तो अगर ये गैप ना हो तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, इन्वेस्टर्स के लिए इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में बड़ा मसला होगा।
अब जैसे मैंने पहले कहा कि गैप को IFRS के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। सो गैप इज फोकस्ड ऑन द प्रैक्टिसेस ऑफ यूएस कंपनीज। द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये जो बोर्ड है FASB जिसको बोलते हैं, असल में ये आपके गैप बनाता है। द इंटरनेशनल अल्टरनेटिव टू गैप इज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब जैसे मैंने पहले कहा कि IFRS को गैप के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। असल में ये जो इंटरनेशनल यूज होता है, ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यूज करते हैं। और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है। तो यहाँ पे आपको ये पते की बात चली कि अकाउंट जो FASB है वो आपका गैप बनाता है, और जो आपका IASB है वो इंटरनेशनल जो वो है वो आपका IFRS बनाता है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये भी जो दो तरह की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हो गए हैं, अब हम किसको फॉलो करेंगे? आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अब कुछ 20 या 25 साल हो गए हैं ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों स्टैंडर्ड्स को मर्ज करें, इन दोनों को मर्ज करके एक ही स्टैंडर्ड बनाएं, और इस पे अच्छा खासा काम भी हो चुका है। और तकरीबन 2007 के बाद से बहुत से ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो अभी तकरीबन मिक्स हो गए हैं, और दोनों इंस्टीट्यूशन, ये जो दोनों तरीक़ाकार हैं, इनमें वो एक तरह के होते हैं। और बहुत जल्दी मेरे ख्याल से इस तरह हो जाएगा कि ये दोनों तकरीबन मर्ज हो जाएंगे और एक यूनिफाइड सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि गैप के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से हैं, तो ये बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप अकाउंटिंग को पढ़ते जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट पे और उसी वक्त के हवाले से आपको प्रिंसिपल्स हम बताते जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो सबको समझना ज़रूरी होता है अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले, जिसमें एक प्रिंसिपल है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रेगुलरिटी। सो द अकाउंटेंट हैज एडहेयर टू गैप रूल्स एंड रेगुलेशन एज ए स्टैंडर्ड। अब प्रिंसिपल ऑफ रेगुलरिटी क्या है? ये इस तरह का उसूल है, ये कह रहा है कि जो अकाउंटेंट है वो बाहिला बाउंड है कि वो गैप फॉलो करे, वो प्रिंसिपल्स फॉलो करे, इससे हट के वो खुद से तरीक़ाकार नहीं बना सकता। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है? ये आपको बता रहा है कि जो तरीक़ाकार आप सेलेक्ट करते हैं अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, आप फिर वही तरीक़ाकार आखिर तक मेंटेन रखते हैं। अब इसमें शायद आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ क्लियर हो जाएगा। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में भी आपको थोड़ी सी आज़ादी हासिल होती है। कोई प्रॉब्लम आएगा जो फॉर एग्जांपल 3 तरीकों से हो सकेगा, ए मेथड, बी मेथड, सी मेथड, तो आपको आज़ादी है कि आप इन तीनों में से कोई भी मेथड लेके उस काम को करें। लेकिन ये इख्तियार आपके पास नहीं है कि इस साल आप ए से करें तो अगले साल बी से करें और उसके बाद फिर सी से करें, क्योंकि फिर ये अकाउंटिंग जो रिपोर्ट जनरेट करते हैं उसमें मसला आता है। तो आपको आज़ादी है, आप जौन सा भी मेथड आपको चाहिए वो आप अडॉप्ट करें, लेकिन फिर प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत आपने वही प्रिंसिपल चलाते रहना है, फिर आप बीच में स्विच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री से मुराद कि जो आपके बिजनेस है उसमें जो आप चीज़ें बेचते हैं, अगर आपको किताबों की दुकान है तो ये जो किताबें हैं, बैग्स हैं, पेंसिल है, ये आपकी इन्वेंट्री है। अगर आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान है तो आपके पास जितने ड्रिंक्स हैं जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, ये आप चीज़ें बेच रहे हैं, ये आपकी इन्वेंट्री है। अगर आपका शुगर मिल है तो आप जितने चीनी बना रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो आपकी इन्वेंट्री है। तो इस इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए अकाउंटेंट रिकॉर्ड रखते हैं, और उस तरीक़ाकार को 2-3 तरीक़ों से ये इन्वेंट्री के मुतालिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। जैसे FIFO है, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO है, LIFO मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, आप तो या अपनी इन्वेंट्री LIFO के तहत मेंटेन करें या FIFO के तहत मेंटेन करें। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत जो मेथड आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर उसी प्रिंसिपल के साथ आपने स्टिक होकर रहना है। आप ये नहीं कर सकते कि पहले 3 महीने LIFO से चलाएं और फिर अगले 3 महीने आप FIFO से, तो इसमें आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। अब प्रिंसिपल ऑफ सिंसेरिटी क्या है? ये बताता है कि अकाउंटेंट को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो सिंसेयर हो, वो जो हकीकत में कंपनी के अकाउंटिंग पिक्चर हो वही लोगों को दिखाए, और इसमें वो खुद से चीज़ों को कम या ज़्यादा ना करें। अगर अकाउंटेंट चाहे तो वो एक कमज़ोर कंपनी को भी बहुत ताकतवर दिखा सकते हैं नंबर गेम्स की थ्रू। लेकिन ये प्रिंसिपल कह रहा है कि जनाब आप लोगों ने सिंसेयर होकर रहना है, आप लोगों ने इसमें धोखा नहीं करना। प्रिंसिपल ऑफ नॉन कंपेंसेशन का मतलब है बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव शुड बी फुली रिपोर्टेड विद ट्रांसपेरेंसी। कंपनीज में जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं या पॉजिटिव पॉइंट है, उन दोनों को आपने ट्रांसपेरेंसी के साथ रिपोर्ट करना है। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस का मतलब है कि एम्फेसाइज फैक्ट बेस्ड फाइनेंसिंग डेटा
representation that is not clouded by speculation। ये आपसे कह रहा है कि जो आप डेटा रिपोर्ट कर रहे हैं वो आपने फैक्ट बेस्ड करना है, कि जो हकीकत है जिसके पीछे आपके पास नंबर्स हों, जिसके पीछे आपके पास सबूत हो, वो चीज़ें आपने रिपोर्ट करनी है। आपने ऐसी चीज़ें रिपोर्ट नहीं करनी जो स्पेकुलेशन बेस पे हो। स्पेकुलेशन से मुराद अंदाज़ा, कि फॉर एग्जांपल इस साल हमारी कंपनी के टोटल एसेट्स हैं 1 करोड़ रुपया, तो आपने 1 करोड़ रुपया ही रिपोर्ट करना है। अब हो सकता है आपके कंपनी के चांसेस हो कि अगले साल वो किसी दूसरी बड़ी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करें और इस एग्रीमेंट के बाद आपके एसेट्स 3 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। तो आप तो कहेंगे कि जनाब चूंकि हम एग्रीमेंट करने लगे हैं तो ये 3 करोड़ पर पहुंच जाएंगे, तो इसलिए आज ही हम इसको 3 करोड़ रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, वैसे भी कल ये 3 करोड़ होने नहीं, आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ये दिस इज स्टिल अ स्पेकुलेशन, ये कल की बात है। हो सकता है आपका एग्रीमेंट हो जाए, हो सकता है आपका एग्रीमेंट ना हो। तो जो फ्यूचर से मुतालिक स्पेकुलेशंस हैं वो आपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से दूर रखने हैं। मैचिंग प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रिंसिपल है। इसमें जब बाद में हम एंट्रीज करेंगे तो मैचिंग प्रिंसिपल हमारे बहुत काम आएगा। मैचिंग प्रिंसिपल्स कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी मैच्ड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड एज द रेवेन्यू दे हेल्प टू अर्न। अब जब आप अब आपकी कंपनी जब काम करती है तो उसका मकसद होता है रेवेन्यू जनरेट करना। रेवेन्यू से मुराद है आप जो पैसे कमाते हैं। सपोज आप एक दुकान चलाते हैं तो जो पूरे दिन आपकी सेल होती है, इस सेल्स को हम रेवेन्यू कहते हैं। ये आपका प्रॉफिट नहीं है, इसको हम रेवेन्यू कहते हैं। प्रॉफिट ये कब होगा, जब आप इस रेवेन्यू से अपने एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, जो आपके खर्चे हुए हैं वो आप माइनस करेंगे और बाद में जो प्योर पैसे बचेंगे उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। तो ये जो कहता है कि जब आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो उसी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको कुछ एक्सपेंसेस करने होते हैं, तो आपने वो एक्सपेंसेस उसी टाइम पीरियड रिकॉर्ड करना है जिस टाइम पीरियड में वो रेवेन्यू जनरेट हुई है। आप ये नहीं कर सकते कि इस साल के एक्सपेंसेस आप अगले साल में रिकॉर्ड करें, क्योंकि फिर इससे आपका इनकम स्टेटमेंट गलत आएगा। रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? रियलाइजेशन प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा अहम है और ये काउंटिंग में इसका जब हम रिकॉर्ड रखते हैं तो इस प्रिंसिपल का बहुत इस्तेमाल होता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि रेवेन्यू आपने तब रिकॉर्ड करनी है जब वो रियलाइज हो जाए। इससे मुराद है कि रेवेन्यू आप तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं जब वो हकीकत में आप कमा लें। जब तक आपने कमाई ना हो आप उसको रेवेन्यू नहीं कह सकते। इसको मैं एक आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके अब्बू ने आपके लिए एक ट्यूटर रख लिया है और वो उसे कहते हैं कि आपने अगले पूरे साल मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ाना है, पर मंथ मैं आपको 2000 रुपीज़ दूंगा। तो वो इसी डेट वो पूरी साल की फीस एडवांस पे कर देता है। फॉर एग्जांपल वो आपके ट्यूटर को 24,000 रुपया दे देता है कि आपने 1 साल मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ानी है। अब ये जो ट्यूटर के पास एक 24,000 रुपया आ गए हैं तो ट्रांजैक्शन तो हो गया है क्योंकि पैसों का लेन देन हो गया है। तो क्या ट्यूटर इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेगा? तो क्या वो लिखेगा कि रेवेन्यू अर्न, क्योंकि ये रेवेन्यू है ना, उसने पैसे कमा लिए हैं, तो क्या वो कहेगा रेवेन्यू अर्न? नहीं। रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि इसको आप रेवेन्यू नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये पैसे आपको मिल तो गए हैं लेकिन ये आपकी अभी आपने कमाई नहीं है, ये आप पे कर्जा है। फॉर एग्जाम्पल 1 महीने बाद आपके ट्यूटर के अब्बा कहें कि जनाब आपके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने लगा हूं, आप मेरे बच्चे को ना पढ़ाएं, तो फिर क्या होगा? 2000 रुपये आपने कमा लिए होंगे 1 मंथ बाद, लेकिन 22,000 रुपया आपने वापस करने होंगे क्योंकि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो देखिए जो पैसे आप वापस करते हैं, जो इसका मतलब है वो तो आपके थे ही नहीं, तो इसलिए इसको हम रेवेन्यू नहीं कहते, इसको हम उधार कहते हैं, कर्जा कहते हैं। और अकाउंटिंग में आप कर्जे को लाइबिलिटी कहते हैं। ये इंशाल्लाह आगे मैं आपको ये टर्मिनोलॉजी समझाता जाऊंगा। तो रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि आपने रेवेन्यू तब ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करनी है जब वो आप रियलाइज कर ले, जब वो आप अर्न कर लें। जब तक वो अर्न ना की गई हो उस वक्त तक आपने इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करनी, बल्कि उस वक्त तक आपने इसको लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल? ये भी एक बहुत अहम प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के तहत अकाउंटेंट पर यह बात लाजमी होती है कि वो जो एसेट्स कंपनी के पास हैं वो उसको हिस्टोरिकल कास्ट पे रिकॉर्ड करें। सपोज आपकी एक कंपनी है, 1980 में आपने एक बिल्डिंग लिया था 2 लाख रुपए का, तो जाहिर है आज तो उसकी मार्केट कीमत 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ के करीब होगी। तो जो 1980 में उसकी कीमत थी, इसको हम हिस्टोरिकल कास्ट कहते हैं। जिस कीमत पे आपने ओरिजिनली खरीदी है उसको हम हिस्टोरिकल कास्ट कहते हैं। आजकल जो मार्केट में कीमत चल रही है इसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं।
तो क्या अकाउंटेंट इस एसेट की वैल्यू मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा या फिर ये हिस्टोरिकल कास्ट रिकॉर्ड करेगा? तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कास्ट प्रिंसिपल यू आर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड दिस बिल्डिंग ऑन द मार्केट वैल्यू। आपने इसको आज के 60-70 लाख पे रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि हिस्टोरिकली ये बिल्डिंग जिस प्राइस पे लिया गया था आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड में उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। ये प्रिंसिपल याद रखिएगा, क्योंकि बाद में जब हम एंट्रीज करेंगे तो वहाँ पे इस प्रिंसिपल को फॉलो करके हम एंट्रीज करेंगे। The next principle is going concern principle. The going concern principle is the assumption that a business will continue to exist in the near future. In other words, it will not liquidate to be forced out of business. Going concern principle बहुत अहम है। इससे मुराद है कि ये जो बिजनेस है ये हमने चलाने के लिए बनाया गया है, ये फ्यूचर में ये बिजनेस अपना काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टी या दो पार्टी आके इसको ख़त्म करें। मतलब कि जब स्पेशली ये बात बड़े कॉरपोरेशंस के लिए होती है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, तो उस बड़ी कंपनी के हज़ारों शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके मालिक एक दो नहीं होते, वो हज़ारों लाखों की तादाद में होते हैं। तो अगर कल को एक या दो मालिक आ जाएं और कहते हैं कि हमने ये बिज़नेस आगे नहीं चलाना, इसको हमने ख़त्म करना है, तो वो ये बिज़नेस ख़त्म नहीं कर सकते। कंपनीज की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के तहत जो बिज़नेस बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि वो फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगे, तो आप बाय फोर्स उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर वो दोनों ओनर खुश नहीं है और वो इस बिज़नेस से मतलब खुश नहीं है, तो आप उनको उनका हिस्सा देके उनको फारिग कर सकते हैं, लेकिन वो कारोबार को क्लोज नहीं कर सकते। गैप प्रिंसिपल और भी बहुत है जो इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ जैसे ही सामने आते जाएंगे हम डिस्कस करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप यूट्यूब चैनल एक्सेल विद शाम पे जाके कमेंट्स करें, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज की ऑफिशियल चैनल मैनेजमेंट साइंसेज SBB पे जाके इस वीडियो को देखें, वहाँ पे कमेंट करें। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपके सवालों